दिस इज़ पवन पांडे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोग इस चैनल पे सिर्फ बायोलॉजी पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि नीट के लिए किताब पढ़ना और किताब का हर एक लाइन को याद रखना ज़रूरी है, ठीक है। और नीट का सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट ही है बायोलॉजी। तो हम लोग इस चैनल पे सिर्फ बायोलॉजी का पढ़ेंगे। तो हमारा चैप्टर का फर्स्ट चैप्टर का नाम है लिविंग वर्ल्ड, बट हम लिविंग वर्ल्ड नहीं देखकर सबसे पहले चैप्टर 8 द यूनिट ऑफ लाइफ सेल को देखने वाले हैं। तो सेल क्यों देखेंगे? तो बायोलॉजी का सबसे छोटा और सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर यही है, सेल। और हमारा जो बॉडी है इसी से बना हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग सेल के बारे में जानकारी करेंगे तो बेहतर होगा, ठीक है। सेल पढ़ने के बाद हम लोग लिविंग वर्ल्ड पढ़ेंगे। तो हम आपको बतला दें कि सेल से रिलेटेड क्लास 7th 8 दोनों में टॉपिक हैं, 9th में भी टॉपिक है। इन तीनों के हम लोग पांडे इंडियन एजुकेशन जो चैनल था उस पर पढ़ चुके हैं, लेकिन इस चैनल पे हम लोग सिर्फ 11th 12th को किताब को पढ़ेंगे, ठीक है, और सिर्फ बायोलॉजी। तो इसलिए हमारा चैनल का नाम ही पड़ा है लर्न बायोलॉजी विद मी, ठीक है। तो हम लोग चैप्टर 8 को देखेंगे। तो चैप्टर का नाम है हमारा सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हमारा जीवन का, लाइफ का सबसे छोटा इकाई के बारे में बताया जा रहा है, जिसको हम लोग सेल बोलते हैं। तो कुछ लाइंस यहाँ पे इम्पॉर्टेंट होंगे जिसको हम अंडरलाइन कर देंगे, और कुछ ऐसे भी लाइन होंगे जो हम लोग जानते होंगे तो उसको हम लोग इग्नोर करेंगे, अवॉइड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा गया है सबसे पहले में व्हेन यू लुक अराउंड यू सी बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, ठीक है। जैसे कि अब हम लोग जानते हैं कि लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स हमारे पास मौजूद होते हैं। लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स होते क्या हैं? तो वास्तविकता में जो सांस लेता है, जो लाइफ एग्जिस्ट करता है, उसको हम लोग लिविंग थिंग्स बोलते हैं। और जिसके पास सेल नहीं होता है, जो डेड हो गया रहता है, उनको हम लोग नॉन लिविंग थिंग्स बोलते हैं। जैसे कि हम अपने आसपास में देखें तो हमारे पास कॉपी किताब, मोबाइल, चार्जर, टेबल, चेयर, जो भी हैं ये सब हमारे पास नॉन लिविंग थिंग्स हैं। लेकिन अगर वही बात करें लिविंग थिंग्स का, तो लिविंग थिंग्स में हमारे आ जाएंगे जैसे कि एक्वेरियम में मछली हुई, हम हुए, ठीक है, आपके पेरेंट्स हुए, जानवर हुए, क्रीचर्स हुए जो सांस लेते हैं, प्लांट्स हुए, ठीक है। तो यहाँ पे बोला गया है व्हाट इज इट दैट मेक्स एन ऑर्गेनिज्म लिविंग, और व्हाट इज इट दैट एन इंसिमेंट थिंग्स डज नॉट हैव विच अ लिविंग थिंग हैज़, ठीक है। तो यहाँ पे बोला गया कि क्या है कि लिविंग थिंग्स बना रहता है और क्या नहीं है जो लिविंग थिंग्स में, नॉन लिविंग थिंग्स में नहीं है, ठीक है। द आंसर टू दिस इज द प्रेजेंस ऑफ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ द सेल इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो इसका आंसर हम लोग को सबसे पहले नज़र आता है, सेल है जो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है, ठीक है। ऑल ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल। जैसे कि अब यहाँ पे पॉइंट्स हैं तो इसको हम लोग याद रखेंगे, ठीक है। जैसे कि लिखा हुआ है प्रेजेंस ऑफ बेसिक ऑफ लाइफ द सेल इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। सबसे छोटा यूनिट है जो हमारे सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है, ठीक है। कंप्यूटर पे नहीं है अभी, मोबाइल पे ही पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, बट आगे में नहीं होगा, याद रखिएगा, ठीक है। लिखा है ऑल ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स, सम आर कंपोज्ड ऑफ अ सिंगल सेल। अब जैसे कि हम लोग पहले भी जानते होंगे और जब सेल पढ़े होंगे तो यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर के बारे में सुने होंगे। तो यूनिसेलुलर हम किसको बोलते हैं, मल्टी सेलुलर किसको बोलते हैं? सिंपल वर्ड में बता दें आपको कि जो ऑर्गेनिज्म एक सिंगल सेल से बना होता है उसको हम लोग बोलते हैं यूनिसेलुलर। यूनि मतलब आप यूनिट समझते ही होंगे, या सिंगल, ठीक है। तो सिंगल सेल से जो बने होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, और जिनके पास मेनी सेल से बने होते हैं बॉडीज उनको बोलते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। जैसे कि हम सब हैं, तो हम सब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं, और यूनिसेलुलर में हमारे बैक्टीरियाज वगैरह आते हैं, ठीक है। फिर बात किया गया व्हाट इज सेल। तो सेल क्या होता है? तो सेल सबसे छोटा यूनिट होता है हमारे शरीर का, ठीक है। अब जैसे हमारा शरीर जो है, तो शरीर के अंदर में हमारे पास ऑर्गन है, ऑर्गन सिस्टम है, और टिश्यूज़ हैं, सेल्स हैं। अभी बने किससे हैं? तो इनका सबसे छोटा यूनिट होंगे हमारा सेल ही, ठीक है। जैसे कि हमारा शरीर का सबसे बड़ा ऑर्गन सिस्टम है होता है, तो ऑर्गन सिस्टम में जैसे कि हम लोग बात करेंगे तो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, एक्सक्रीटिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम। तो ये सब सिस्टम्स
किससे बने होते हैं? तो इन सभी सिस्टम को चलाने के लिए ऑर्गन होता है। और ऑर्गन किससे बने होते हैं? तो ऑर्गन बने होते हैं हमारे टिश्यू से। और टिश्यू किससे बने होते हैं? तो सेल से बने होते हैं। ठीक है, तो सेल सबसे छोटा यूनिट होता है। जैसे कि घर बनाने के लिए सबसे छोटा यूनिट हमको ईंट का ज़रूरत पड़ता है और ईंट से ही हम लोग अपना घर बनाते हैं। उसी तरह हमारा शरीर है, शरीर का जैसे कि जो भी ऑर्गन बना, टिश्यू बना, ये सब हमारे सेल से बने हुए हैं। अब जैसे टिश्यूज़ का बात करेंगे तो टिश्यू में हमारा एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, ये सब टिश्यू मिलेंगे, स्क्वेमस टिश्यू, नर्वस टिश्यू। तो ये सब टिश्यू का सबसे पहले टिश्यू का डिफिनीशन होता क्या है? तो टिश्यू होते हैं ग्रुप ऑफ सेल विथ सिमिलर फंक्शन एंड सिमिलर स्ट्रक्चर, जिसके पास सिमिलर स्ट्रक्चर्स और सिमिलर फंक्शन होता है, उसी को बोलेंगे। अब मान चलिए कि हमारे टिश्यूज है, तो जैसे कनेक्टिव टिश्यू में आता है हमारा ब्लड, बोन, ये सब आते हैं। एक होता है मसल टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू। अब एक दूसरे से लिंक कर देंगे तो फिर काम नहीं चलेगा। ठीक है, क्योंकि हर एक चीज़ का महत्व अलग होता है। अब जैसे कि अब आपका आँख है, अब आँख का सेल को निकाल करके हम आपके डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन में लगा दें तो फिर काम नहीं चलेगा। ठीक है, तो वही लिखा गया अब यहाँ पे, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आर कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस एंड परफॉर्मिंग द एसेंशियल फंक्शन ऑफ लाइफ। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म किस लिए कैपेबल होते हैं? अब जैसे कि हमारा मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, तो हम आपको बताएं कि हमारे शरीर में बहुत सारे ऑर्गन्स भी पाए जाते हैं। अब जैसे कि हर किसी का एक अलग काम है। अब जैसे डाइजेशन करने का काम पेनक्रियाज है, बाइल जूस है, लीवर है। ठीक है, लेकिन वही जब यूनिसेलुलर में बात करेंगे तो जब एक सेल से हैं तो उनका तो टिश्यू होगा नहीं, और टिश्यू नहीं होगा तो ऑर्गन होगा नहीं, ऑर्गन नहीं होगा तो ऑर्गन सिस्टम नहीं होगा। तो फिर एक सेल को ही पूरा काम करना पड़ जाता है, उसको डाइजेशन, एक्सक्रीशन, एसिमिलेशन, जो भी काम करना होता है एक सिंगल सेल ही करता है, रिप्रोडक्शन से लेकर सब कुछ। ठीक है, तो वही लिखा गया यहाँ पे 2 पॉइंट्स है, याद रखिएगा। बहुत दिक्कत है। जैसे कि यहाँ पर लिखा गया, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आर कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस एंड परफॉर्मिंग फंक्शन ऑफ एसेंशियल फंक्शन ऑफ लाइफ। ठीक है, तो यूनिसेलुलर किस लिए इंपॉर्टेंट है तो समझ में आ गया आपको। एनीथिंग लेस देन anything less than a complete structure of a cell does not entire ensure independent of living. Hence cell is the structure of a cell is the structure of a cell does not ensure independent living. Hence cell is the fundamental structure and functional unit of living organism. तो अभी हम लोग बात किए कि हमारा शरीर का सबसे छोटा इकाई क्या है? सेल है। तो बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ आवर लाइफ इज कॉल्ड सेल, याद रखिएगा। एंटन वन लीवेनहॉक फर्स्ट सा एंड डिस्क्राइब्ड अ लाइफ सेल। यहाँ पर लाइफ सेल का मतलब लिविंग सेल। तो एंटन वन लीवेनहॉक जो थे सबसे पहले लिविंग सेल का खोज किए थे। ठीक है, अब बात करेंगे हम लोग 1865 में रॉबर्ट हुक, जैसे कि डिस्कवर्ड ऑफ सेल बोलते हैं तो हम लोग बोलते हैं रॉबर्ट हुक का नाम। तो रॉबर्ट हुक जो थे एक डेड सेल का खोज किए थे। तो कहाँ डेड सेल था? तो कर्क ऑफ अ प्लांट। ठीक है, प्लांट का कर्क होता है जो साइड्स में, जैसे ट्रंक वगैरह देखेंगे तो उस पर हमारे कर्क निकले रहते हैं। जैसे कि जो प्लांट्स हुआ, प्लांट्स के बाहर में जो स्टेम रहते हैं तो उसके बाहर में जो कर्क था उस पर वो सेल को ऑब्जर्व किए थे, जो सेल था डेड सेल। ठीक है, रॉबर्ट ब्राउन लेटर डिस्कवर द न्यूक्लियस। अब बोला जाएगा हु डिस्कवर द न्यूक्लियस, देन यू हैव टू से दैट रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन साइंटिस्ट जो थे और न्यूक्लियस का खोज किए थे। द इन्वेंशन ऑफ द माइक्रोस्कोप एंड इट्स इम्प्रूवमेंट लीडिंग टू द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप रिवील्ड ऑल द स्ट्रक्चर डिटेल्स ऑफ द सेल। माइक्रोस्कोप और इम्प्रूवमेंट जब हुआ लीडिंग में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आया तो जिसका हम लोग सेल के हर एक स्ट्रक्चर्स के डिटेल के बारे में हम लोग जान गए। ठीक है, अब जैसे कि पहले की बात करें तो अभी हमारी टेक्नोलॉजी बहुत आगे चल गया। तो हम लोग बहुत सारे ऐसे चीज़ थे जिसके बारे में हम लोग नहीं जानते थे, और बहुत सारी चीज़ अभी भी है जिसके बारे में हम लोग नहीं जानते हैं। लेकिन आगे के समय में बहुत सा हमारा डेवलपमेंट होगा, टेक्नोलॉजी और आगे होगा, जिससे हम लोग बहुत कुछ जानकारी करेंगे। ठीक है, तो उस समय में सबसे पहले होता था माइक्रोस्कोप। तो माइक्रोस्कोप से उतना जानकारी नहीं पाया गया था, तब फिर आया हमारा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, जिससे हम लोग को अति ज्ञान का मौजूद पता चला और सेल के बारे में हम लोग जानकारी की है। और सेल थ्योरी, ठीक है, तो सेल थ्योरी हम लोग जैसे कि जूनियर क्लासेस में पढ़ेंगे व्हाट आर द सेल थ्योरी। तो सेल थ्योरी में 2 नाम हम लोग पढ़े होंगे, एंटन वन लीवेनहॉक एंड स्लेडन एंड स्वान। ठीक है, तो स्लेडन एंड स्वान जो थे तो इन लोग के थ्योरी से हम लोग जानते हैं।
अब जैसे कि 1838 में स्लेडन आए, एक जर्मन बोटेनिस्ट थे। बोटेनिस्ट हम उनको बोलते हैं स्टडीज ऑफ बोटनी रिलेटेड टू प्लांट, ठीक है, जो प्लांट्स वगैरह के बारे में पढ़ाई करते हैं उनको हम लोग बोटेनिस्ट बोलते हैं। और बात करेंगे स्लेडन जी कहाँ के रहने वाले थे, तो जर्मन के बोटेनिस्ट थे। एग्जामिन ए लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स एंड ऑब्जर्व दैट ऑल प्लांट्स आर कंपोज ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल विच फॉर्म द टिश्यूज ऑफ द प्लांट, ठीक है। अब जैसे कि प्लांट्स होंगे तो अब आम का पौधा देखिएगा, आम का पौधा देखिएगा, लीची का पौधा देखिए, तो उसमें डिफरेंट सेल्स तो ऑब्वियस बात मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। एट अबाउट द सेम टाइम्स, उसी समय में देयर आफ्टर स्वान, अब स्वान जी आता है 1839 में। याद रखिएगा टाइम एंड डेट एंड प्लेस याद रखिएगा। 1838 में स्लेडन जी आते हैं जो जर्मन बोटनिस्ट रहते हैं, और स्वान जी आते हैं जो ब्रिटिश जूलॉजिस्ट होते हैं, ठीक है। जूलॉजिस्ट मतलब एनिमल रिगार्डिंग पढ़ाई करते हैं, एनिमल से रिलेटेड उनको बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि हम लोग अभी बायोलॉजी पढ़ेंगे तो बायोलॉजी में हमें 2 पार्ट्स मिलेंगे, बोटनी और जूलॉजी, ठीक है। A British zoologist studied different types of animal cells and reported that cells had a thin outer layer which is today known as the plasma membrane. अब जो ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे स्वान जी, तो एनिमल सेल को बहुत सारा सेल पे ऑब्जर्व किए थे और पढ़े थे, और पता लगाएं क्या कि जो सेल होते हैं उनके आउटर लेयर को हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। जैसे कि बता दें हमारा सेल होता है, तो सेल जैसे प्लांट सेल और एनिमल सेल, ठीक है। तो प्लांट सेल में हमारा एक सबसे आउटर लेयर मिलता है जिसको बोलते हैं हम लोग सेल वाल, ठीक है, जो प्रोटेक्ट करते हैं इन्वायरमेंट से, उसको बचाता है। जैसे कि मान चले ज़्यादा गर्मी पड़ा तो उसको बचाता है, ठीक है, तो सेल वाल होता है। सेल वाल बना किससे होता है, तो सेल्यूलोज से बना होता है, ठीक है, याद रखिएगा सेल वाल इज द मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। और हमारा एनिमल सेल होता है, एनिमल सेल का सबसे जो आउटर लेयर होता है उसको हम लोग बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन, जो सेमी परमिएबल होता है, ठीक है, और वो लचीला होता है। अब जैसे सेल वाल का बात करेंगे तो रिजिड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, सबके बारे में जानेंगे, बट अभी थोड़ा निकल जा रहा है, ठीक है, और हम सभी जानते हैं तो थोड़ा फिर निकल रहा है, बट यहाँ पे हम लोग बेसिकली पूरा पार्ट्स ऑर्गेनल्स के बारे में जानेंगे। तो वो बोले थे स्लेडन जी, स्वान जी सॉरी, बताए थे कि हमारा जो एनिमल सेल होता है, तो एनिमल सेल का जो सबसे आउटर लेयर होता है उसको हम लोग बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसको हम लोग सेल मेम्ब्रेन के नाम से भी जानते हैं। ही ऑल्सो कंक्लूडेड बेस्ड ऑन द स्टडीज ऑन द प्लांट्स टिश्यू, प्लांट टिश्यू पर भी बोले थे डेट प्रेजेंस द सेल वाल इज यूनिक कैरेक्टर ऑफ द प्लांट सेल, ठीक है। अब आ गया ना सेल वाल। ऑन द बेसिस ऑफ दिस स्वान proposed the hypothesis that the bodies of animals and plants are composed of cells and products of cell। तो वो लोग बोले क्या कि जो हमारा एनिमल है प्लांट से वो किससे बना हुआ है, तो प्रोडक्ट ऑफ सेल से बना हुआ है, ठीक है। स्लेडन एंड स्वान टुगेदर फॉर्मुलेटेड द सेल थ्योरी, अब दोनों मिलकर सेल थ्योरी दिए थे। दिस थ्योरी हाउ एवर डिड नॉट एक्सप्लेन एज हाउ न्यू सेल्स वर फॉर्म्ड, और लेकिन ये जो थ्योरी था वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि न्यू सेल कैसे बनते हैं। रुडोल्फ विरकॉ जो आते हैं 1855 में, तो फर्स्ट एक्सप्लेन दैट सेल डिवाइडेड ए न्यू सेल आर फॉर्म्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। तो अगर पूछा जाएगा कि सेल डिवीज़न मतलब सेल जो डिवाइड होता है उसका खोज कौन किया था, तो ये लोग तो सबसे पहले सेल थ्योरी दिए थे, लेकिन इन दोनों ने ये नहीं पता लगा पाया कि सेल का आखिरकार मतलब होता कहाँ से, ठीक है, प्रोडक्ट होता कहाँ से, बनता कहाँ से। तो वही यहाँ पे लिखा गया है, दिस थ्योरी हैड डिड नॉट एक्सप्लेन एज हाउ न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड, कैसे नया सेल बन जाता है। रुडोल्फ विरकॉ 1855 में आते हैं, जो सबसे पहले करते हैं कि सेल डिवाइड होता है एक न्यू सेल फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, मतलब अपने पुराने सेल से होता है, ठीक है, तो जिसको हम लोग बोलते हैं ओमनी सेलुला एसेलुला। ही मॉडिफाइड द हाइपोथेसिस ऑफ स्लेडन एंड स्वान टू गिव द सेल थ्योरी एंड अ फाइनल शेप, और सबसे पहले सेल थ्योरी का एक फाइनल शेप मिल गया। सेल थ्योरी एज अंडरस्टूड टुडे इज, अब सेल थ्योरी को हम लोग क्या क्या जानते हैं, तो ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल, जितने ऑर्गेनिज्म हैं वो किससे बने हुए हैं, सेल से बने हैं या प्रोडक्ट ऑफ सेल से बने होते हैं। और सेल कहाँ से राइज होता है, तो प्री एग्जिस्टिंग सेल से होता है। की पॉइंट्स, इन दोनों पॉइंट्स को याद रखिएगा, ठीक है, पूछे जा सकते हैं, और हम भी याद रखेंगे क्योंकि हम भी नीट एस्पायरेंट हैं। चलिए अब हम लोग बोलेंगे ओवरव्यू ऑफ सेल, ओवरव्यू हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, सेल का ओवरव्यू लेते हैं। यू हैव अर्लियर ऑब्जर्व्ड इन एन ओनियन प्लेस, जैसे कि क्लास जूनियर में हम लोग देखें कि क्लास 8 में जब हम लोग सेल पढ़े हैं तो स्ट्रक्चर उसका नाम क्या था, सेल एंड स्ट्रक्चर शायद नाम था, ठीक है।
तो उसमें हम लोग पढ़े क्या थे, तो ओनियन सेल और ओनियन पील के बारे में और ह्यूमन चीक सेल के बारे में हम लोग पढ़े थे अच्छे से, ठीक है। तो उसका भी हम लोग माइक्रोस्कोप में ही देखे थे। लेट अस रिकलेक्ट देयर स्ट्रक्चर्स, उनके स्ट्रक्चर्स को हम लोग कलेक्ट करते हैं, रिकलेक्ट एक बार फिर से। द ओनियन सेल विच इज ए टाइपिकल ऑफ प्लांट सेल। ओनियन क्या है, प्लांट सेल है, याद रखिएगा। ओनियन तो होता ही है प्लांट से, तो प्लांट सेल से ही है ऑब्वियस है। हैज ए डिस्टिंक्ट सेल वॉल एज इट्स आउटर बाउंड्री एंड जस्ट within it is the cell membrane. The cell of human cheek have an outer membrane as the delimiting structure of the cell. Inside each cell is a dense membrane bound structure called nucleus. अब जैसे कि हमारा सेल मेम्ब्रेन होता है, तो सेल मेम्ब्रेन के अंदर में होता है जेली लाइक स्ट्रक्चर जिसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म, और साइटोप्लाज्म में बहुत सारा ऑर्गेनल्स होते हैं जो जिनका डिफरेंट फंक्शन होता है, ठीक है। और उसी के साइटोप्लाज्म के अंदर में एक बाउंड्री लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, मतलब कि एक ऑर्गेनल्स और भी पाया जाता है जो पूरा उसका घोर बाउंड्री रहता है उसका, जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियस। कंट्रोल सेंटर भी बोलते हैं, कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल, तो न्यूक्लियस को कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल क्यों बोलते हैं, इसके बारे में भी जानेंगे, ठीक है। दिस न्यूक्लियस कंटेन्स द क्रोमोजोम विच इन टर्न कंटेन द जेनेटिक मटेरियल। जो न्यूक्लियस होता है तो क्या कंटेन करता है भाई साहब, तो क्रोमोजोम कंटेन करता है, विच इन टर्न कंटेन्स द जेनेटिक मटेरियल, मतलब कि पूर्वज का जेनेटिक मटेरियल को स्टोर करके रखता है, डीएनए। सेल्स डेट हैव मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियाई आर कॉल्ड यूकैरियोटिक, वेयर एज सेल डेट लैक अ मेम्ब्रेन, जिसके पास मेम्ब्रेन नहीं होता है बाउंड न्यूक्लियस आर प्रोकैरियोटिक, ठीक है। तो जिसके जो न्यूक्लियस हैं, न्यूक्लियस को बाउंड किया गया उसको बोलेंगे यूकैरियोटिक, और जिसको बाउंडेड नहीं है मेम्ब्रेन उसको हम लोग बोलेंगे प्रोकैरियोटिक, ठीक है। तो जैसे कि हम लोग ऊपर में पढ़े क्या थे, यूनिसेलुलर मल्टी सेलुलर, उसी तरह रिटन क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं व्हाट इज प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक, डिफरेंस बिटवीन यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक, ठीक है। तो यूकैरियोटिक से याद रखिएगा, यू से मतलब कि अभी का, और जो मतलब एडवांस है, थोड़ा प्रचार है, ठीक है, डेवलप्ड है, और प्रो मतलब पूर्वज, ठीक है। तो पूर्वज लोग थोड़ा उतना डेवलप नहीं हुए थे, तो पी से मतलब याद रखिएगा प्रोकैरियोटिक, ठीक है, जिनके पास मेम्ब्रेन उतना नहीं है, याद करने के लिए बस। तो ठीक है, तो वही बोला गया यहाँ पे, याद रखने के लिए पॉइंट से इंपॉर्टेंट है। वेर एज सेल्स डेट लैक अ मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस आर प्रोकैरियोटिक, ठीक, जिनका मेम्ब्रेन जो है न्यूक्लियस बाउंडेड नहीं है उसको हम लोग बोलेंगे प्रोकैरियोटिक, ठीक है। In both prokaryotic and eukaryotic cell, a semi-fluid matrix called cytoplasm occupy the volume of the cell. अब सेल है तो दोनों में मतलब कि प्लांट में भी पाए जाते हैं और एनिमल में भी पाए जाते हैं। गॉड ब्लेस मी, सॉरी। तो देखिए, तो प्लांट में भी हमारा क्या पाया जाता है, सेल, और एनिमल में भी क्या पाया जाता है, सेल। प्लांट का जो आउटर लेयर सेल का होता है उसको क्या बोलते हैं, सेल वॉल, जो क्या होता है रिजिड लाइक स्ट्रक्चर होता है, किससे बना होता है, तो सेल्यूलोज से बना होता है। एनिमल का बात करेंगे तो सेल मेम्ब्रेन होता है सबसे आउटर लेयर, सेमी परमिएबल होता है, उसके अंदर में, अब जैसे सेल वाल है तो सेल वाल के अंदर में भी हमारा सेल मेम्ब्रेन होता है, और सेल मेम्ब्रेन के जस्ट मतलब सेल मेम्ब्रेन के अंदर में हमारा आता है साइटोप्लाज्म, जो डेंस लाइक स्ट्रक्चर यानी कि जेली लाइक स्ट्रक्चर में हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। वही यहाँ पर लिखा गया है, जैसे ही देखेंगे लिखा हुआ है यहाँ पे, इन बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल ए सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स कॉल्ड साइटोप्लाज्म ऑक्यूपाई द वॉल्यूम ऑफ द सेल, ठीक है। अब जैसे कि मान चलिए पॉलीथीन है, ठीक है, तो पॉलीथीन तो उसका आउटर मेम्ब्रेन है, ठीक है, जो मतलब उसको पकड़ के रखा हुआ है, सेमी परमिएबल है। लेकिन अब अंदर में उसका बात करेंगे तो अंदर में जितना आप उसमें पानी भरिए या जो भी फ्लूइड भरिएगा उतना ही तो वॉल्यूम लेगा। अब मान चलिए कि बड़ा सा पॉलीथीन लेते हैं, उसमें 1 लीटर पानी भरते हैं, एक दूसरा में 2 लीटर पानी डालते हैं, तो फिर दोनों का वॉल्यूम तो डिफरेंट मिलेंगे ना, क्योंकि उसका दायरा ज़्यादा हो गया, इसमें कम हो गया। तो ये सब कहाँ से निर्धारित हो रहे हैं, तो अंदर के पार्ट से होते हैं। तो उसी तरह हमारा सेल मेम्ब्रेन होता है, सेल मेम्ब्रेन के अंदर में हमारा होता है सेल साइटोप्लाज्म, जो ऑक्यूपाई करता है क्या है, वॉल्यूम ऑफ द सेल, ठीक है। द साइटोप्लाज्म इज द मेन एरिना ऑफ सेलुलर एक्टिविटीज इन बोथ द प्लांट एंड एनिमल सेल, दोनों में पाया जाता है। वेरियस केमिकल रिएक्शन ऑकर इन इट, दोनों में पाया जाता है, जैसे लिविंग
यहाँ पे हमारा फोटोज़ हैं जिनके कारण से यहाँ नहीं दिख रहा, अभी दिखेगा, ठीक है। लिविंग स्टेट, बिसाइड द न्यूक्लियस Beside the nucleus, the eukaryotic cell have other membrane bound distinct structure called organelles, ठीक है। अब जैसे कि न्यूक्लियस के बाद, जैसे कि हम लोग वही बोले, जिसका न्यूक्लियस बाउंडेड होगा उसको हम लोग बोलेंगे यूकैरियोटिक, जिसका न्यूक्लियस बाउंडेड नहीं होगा उसको हम लोग बोलेंगे प्रोकैरियोटिक। उसी तरह यहाँ पे बोला गया द यूकैरियोटिक सेल हैव अदर मेम्ब्रेन बाउंड डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर कॉल्ड ऑर्गेनल्स लाइक द इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, द गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, माइक्रोबॉडीज, वैक्यूल्स। दो प्रोकैरियोटिक सेल लैक सच मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल। अब जो प्रोकैरियोटिक हैं उनके पास इसका भी बाउंडेड मेम्ब्रेन नहीं होता है जी, याद रखिएगा। राइबोसोम आर नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स फाउंड इन ऑल सेल। अब जैसे कि ह्यूमन सेल बात करें, एनिमल सेल बात करें, प्लांट सेल बात करें, तो आपसे पूछा जा सकता है कि राइबोसोम निम्न में से किसका बाउंडेड दोनों में नहीं होता है, ठीक है। तो राइबोसोम एक ऐसा ऑर्गेनल्स है जिसको बाउंडेड नहीं होता है, ना प्लांट में और ना ही एनिमल सेल में, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है। यूकैरियोटिक एज वेल एज प्रोकैरियोटिक, ठीक है। यूकैरियोटिक में भी बात करें और प्रोकैरियोटिक में बात करें। विद इन द सेल राइबोसोम आर फाउंड नॉट ओनली इन द साइटोप्लाज्म बट ऑल्सो विद इन द टू ऑर्गेनल्स, दो ऑर्गेनल्स में भी पाया जाता है, जैसे कि क्लोरोप्लास्ट प्लांट में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया ऑन रॉफ ईआर, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और माइटोकॉन्ड्रिया में भी राइबोसोम होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि अब राइबोसोम कहाँ कहाँ होता है, तो राइबोसोम को हम लोग सेल में साइटोप्लाज्म में भी बोल सकते हैं और हमारा प्लांट्स के ऑर्गेनल्स में भी होता है, ठीक है। तो क्लोरोप्लास्ट प्लांट का क्लोरोप्लास्ट होता है, ठीक है, जिसमें होता है राइबोसोम, और हमारे में होता है माइटोकॉन्ड्रिया और इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो प्रोटीन सिंथेसिस सब में काम करता है, तो उसमें होता है हमारा राइबोसोम। Animal cells contain another non-membrane bounded organelles called centrosome which helps in the cell division. Important point, सेल डिवीजन करने के लिए कौन सा ऑर्गेनल यूज होता है, तो सेंट्रोजोम, जो एक नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर है। राइबोसोम के साथ साथ ये भी है, लेकिन राइबोसोम का फंक्शन कुछ अलग है और इसका फंक्शन कुछ अलग है। अब सेल डिवीजन का मेन फंक्शन कौन निभाता है, तो सेंट्रोजोम निभाता है। याद रखिएगा ये भी पॉइंट्स, ठीक है। Cell differ greatly in size, shape, and activities. For example, mycoplasma, the smallest cell, are only 0.3 micro in the length, while bacteria could be 3 to 5, ठीक है। सबसे छोटा बात करेंगे तो माइकोप्लाज्म होता है, ठीक है। तो यहाँ पर बोला गया है ना, याद रखिएगा, सबसे छोटा सेल कौन सा होता है, तो माइक्रोप्लाज्म बोल सकते हैं। यहाँ पर लिखा है सेल्स डिफरेंट ग्रेटली इन साइज, शेप एंड एक्टिविटीज़। फॉर एग्जांपल माइक्रोप्लाज्म द स्मॉलेस्ट सेल, सबसे छोटा सेल होता है माइक्रोप्लाज्म, और जबकि बैक्टीरिया का जो दिया गया है शेप 3 to 5। द लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल इज द एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच एमोंग मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ह्यूमन रेड ब्लड सेल आर about 7.7 in diameter. Nerve cell are some of the longest cell. Cells also vary greatly in their shape. अब जैसे कि देखिए यहाँ पर बतलाने का मतलब ये है, बतलाया ये गया है कि जो हमारे सेल होते हैं, सबसे छोटा सेल भी होता है, बड़ा सेल भी होता है, सबका साइज बराबर नहीं होता है। हम सभी मानव हैं, क्या हम सभी मानव एक साइज़ के हैं, क्या हम सभी मानव एक जैसे हैं, क्या हम सभी का मुंह एक जैसा है, नहीं है। उसी प्रकार सेल जो होता है, तो सेल में भी साइज़ डिफ्रेंशिएट होता है, उसका शेप होगा, ठीक है, साइज होगा, ठीक है। तो यहाँ पर बोला गया सबसे छोटा सेल माइकोप्लाज्मा होता है, बैक्टीरिया का दिया गया 3 to 5 होता है, ओस्ट्रिच जो सबसे बड़ा होता है एक सिंगल सेल से, रेड ब्लड सेल 7 डायमीटर में होता है, यानी 3.5 उसका रेडियस होगा। अब सेल का ग्रेड शेप में भी बात करेंगे तो जैसे डिस्क लाइक होता है, पोलिगनल होता है, कोलुमिनार होता है, क्यूबॉइड होता है, थ्रेड लाइक होता है, इवन इरेगुलर होता है। द शेप ऑफ द सेल में वेरी विद द फंक्शन ऑफ द परफॉर्म, ठीक है। तो सबका मतलब कि अलग अलग फंक्शन भी होते हैं और अलग रहते हैं।
ठीक है, तो हम लोग बात कर सकते हैं ना कि आपसे यहाँ तक क्या क्लियर हुआ, व्हाट इज सेल, सेल होता क्या है, व्हाट आर द सेल थ्योरी, हु गिव द सेल थ्योरी, हु गिव फाइनली द शेप ऑफ द सेल थ्योरी। ठीक है, तो हम लोग को किताब पढ़ने से यही फ़ायदा है, और हमारा खुद का बताते हैं कि किताब पढ़ने से थोड़ा नींद लगता है, बट हम मोबाइल से जब पढ़ा रहे हैं, कंप्यूटर से पढ़ाएंगे और आप लोग को पढ़ाएंगे तो फिर हमको भी नींद नहीं लगेगा और हम भी पढ़ेंगे। और साथ साथ में अगर आपको इसमें क्या होगा, आपका एनर्जी बचेगा, आपको सिर्फ हमको सुनना है और देखना है। किताब खोल कर देखिए, बातों को सुनिए, या मोबाइल पे ही ध्यान दीजिए, बातें आपको उससे मिलेंगे, क्योंकि हम हर एक लाइन को पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, बता रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग को एक पे एक मुफ्त मिल रहा है, तो बढ़िया है। अब हम लोग का पॉइंट्स है 8.4 प्रोकैरियोटिक सेल्स, यानी कि चैप्टर का चौथा पॉइंट है हमारा प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल्स आर प्रेजेंटेड बाय बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्म, पीपीएलओ। पीपीएलओ का फुल फॉर्म पूछ सकता है, प्लूरो न्यूमोनिया, लाइकोरिमी। दे आर जनरली स्मॉलर एंड मल्टीप्लाई मोर रेपिडली देन द यूकैरियोटिक सेल्स। दम में ग्रेटली इन शेप एंड साइज। द 4 बेसिक शेप्स ऑफ बैक्टीरिया आर बेसिलस। बेसिलस का कैसा शेप होता है, तो रॉड लाइक होता है। कोकस का स्पेरिकल होता है। विब्रियो का कामा शेप्ड होता है। स्पिरिलम का स्पाइरल होता है। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट्स हम लोग क्लास 11 पढ़ रहे हैं, लेकिन ये जितना अभी तक ले हम बात किए हैं, ये क्लास 8 के एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है। ठीक है, तो शुरुआत में हम लोगों को तो पुराने से लिंक करना है और बाद में कुछ नए नए मिलेगा। ठीक है, तो इतना तो हम लोग को याद था। चलिए, The organization of the prokaryotic cell is fundamentally similar even though prokaryotes exhibit a wide variety of shapes and function। अब इसमें क्या करता है, तो वाइड वेराइटी हो जाता है शेप में और फंक्शन में भी। अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पे आपको दिया गया है बैक्टीरिया का शेप दिया गया है। ठीक है, पीपीएलओ का यहाँ पर दिया 0.1, वायरस दिया है 0.02, तो 0.2, और यहाँ पर यूकैरियोटिक सेल है, सॉरी आपका प्रोकैरियोटिक कहाँ है, तो प्रोकैरियोटिक नहीं, सॉरी, यहाँ पे आप सेल देख रहे हैं जिसका डिफरेंट शेप है। तो यहाँ पर बाइकॉनकेव देख रहे हैं जो रेड ब्लड सेल है। ठीक है, तो जो एकदम एक डार्क कलर में दिख रहा है वो आपका बाइकॉनकेव शेप में है, जिसको हम लोग रेड ब्लड सेल बोलेंगे, और साथ में राउंडेड भी दिख रहा है। फिर यहाँ पर देखते हैं तो वाइट ब्लड सेल होता है जो इरेगुलर शेप का होता है। कोल्यूमनार एपिथेलियम देख रहे हैं जो लॉन्ग एंड नैरो होता है। अब यहाँ पर हम लोग नर्व सेल को देख रहे हैं जो ब्रांच लाइक में है। यहाँ पे इलोंगेटेड में देख रहे हैं ट्रेकिड है। स्पिंडल शेप में देखेंगे तो हमारा मास होता है। ठीक है, अब देखिए, प्रोकैरियोटिक्स हैव सेल वॉल सराउंडिंग द सेल मेम्ब्रेन। प्रोकैरियोटिक्स के बाद सेल वॉल होता है सराउंडिंग द सेल मेम्ब्रेन एक्सेप्ट इन द माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा में नहीं होता है। तो देखिए, आपको याद रखना है, माइकोप्लाज्मा एक ऐसा है जिसमें प्रोकैरियोटिक जिसमें सेल वॉल नहीं होता है। द फ्लूइड मैट्रिक्स फिल द सेल इज द साइटोप्लाज्म। अब बात हम पहले ही ऊपर पढ़ चुके हैं, जो एनिमल सेल हो या प्लांट सेल हो उसका फ्लूइड लाइक होता है, जो साइटोप्लाज्म होता है, दोनों में पाया जाता है। देयर इज़ नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। इसके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है। जैसे कि अभी के साइकिल देख रहे हैं तो थोड़ा जिसमें ब्रेक वगैरह सब लगल है, अच्छा से है, स्लेटर भी है। लेकिन पहले के साइकिल में देखेंगे तो पैर पे दम लगाइए, पैर से जितना मारना उतना चलेगा। ठीक है, तो अभी क्या है, साइकिल में हमारा का बाउंडेड हो गया, मतलब कि ज़्यादा डेवलप कर गया है। ठीक है, तो वहीं यहाँ पे लिखा गया वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं था, जिसको हम लोग बोले थे प्रोकैरियोटिक। द जेनेटिक मटेरियल इज बेसिकली नेक्ड, मतलब नंगे था। नॉट इन्वेलप्ड by a nuclear membrane in addition of the genomic DNA, the single chromosome circular DNA. Many bacteria have a smaller circular DNA outside the genomic DNA. These smaller DNA are called plasmids. The plasmid DNA confers certain unique phenotypic characters to such bacteria. One such character is resistance to antibiotic. In higher classes you will learn that this plasmid DNA is used to the monitor bacterial transformation with the foreign DNA। अब याद रखिएगा, हम लोग तो पढ़ रहे हैं डॉक्टरी के लिए, नीट एग्ज़ाम के लिए, मतलब इंडिया का सबसे टॉपर एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे बोला गया कि जब आप बड़े क्लास में जाइएगा तो बड़े क्लास में जाने के बाद आपको और भी इससे मतलब जानकारी करना है। ठीक है, तो चलिए, हम लोग के लिए ठीक है कि हम लोग इतना लिमिट करके दिया है और जो दिया है वो हमको याद है। ठीक है, तो यहाँ तक सबको बधाई हो।
न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज फाउंड इन यूकैरियोट्स, नो ऑर्गेनल्स लाइक द वंस इन यूकैरियोटिक, जैसे कि यूकैरियोटिक में ऑर्गेनल्स का बाउंडेड मेम्ब्रेन होता है, इसमें नहीं होता है। आर फाउंड इन प्रोकैरियोटिक सेल एक्सेप्ट फॉर राइबोसोम। Prokaryotes have something unique in the form of inclusions. A specialized differentiated from cell membrane called mesosome is the characteristics of prokaryotes. They are essentially infolding of cell membrane. Infolding membrane में क्या होता है cell membrane में? तो mesosome इसको बोलते हैं। अब बोला गया cell envelope and its modification. Most prokaryotic cells, particularly the bacterial cell, have the chemical complex cell envelope. The cell envelope consists of a tightly bounded 3-layered structures. तो 3-layered structures होता है। पूछा जा सकता है how many envelope consist of a tightly bound layered structures in the prokaryotic, तो आपको बोलना होगा 3. The outermost glycocalyx followed by the cell wall and then the cell plasma membrane. Although each layer of the envelope performs distinct functions, they act together as a single protective unit. Bacteria can be classified in 2 groups on the basis of differences in the cell envelopes and the manner in which they respond to the staining procedure डेवलप बाय ग्रामविज। अब जैसे कि बैक्टीरिया है, तो बैक्टीरिया को हम लोग 2 डिफ्रेंशिएटेड में किए हुए हैं, ठीक है। दोज टैक ऑफ द ग्राम स्टेन ग्राम पॉजिटिव एंड अदर्स दैट डू नॉट ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ग्लाइकोकैलिक्स डिफरेंट इन कंपोजिशन एंड थिकनेस अमॉन्ग डिफरेंट बैक्टीरिया। इट कुड बी ए लूज सीड कॉल्ड स्लाइम लेयर इन सम, while in others it may be thick and tough, called the capsule. The cell wall determines the shape of the cell and provides a strong structural support to prevent the bacterium from bursting or collapsing. अब जैसे कि उसका यहाँ में बतलाने का मतलब ये है कि जो सेल वाल है तो उसको मतलब स्ट्रॉन्ग करता है, डिटरमाइन शेप देता है, जिससे वो क्या होगा, बस्ट नहीं करेगा, स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चरल होगा, प्रिवेंट होगा, ठीक है। तो यहीं पर लिखा गया है, ठीक है। तो ये देखिए, ये वाला पॉइंट्स को आप लोग को भी याद रखना है और हमको भी याद रखना है। तो भाई क्या याद रखना है, तो हमको याद रखना है, ये याद रखना है। यहाँ पे हम थोड़ा कर देते हैं, यहाँ से ग्लाइकोकैलिक्स से लेकर कोलैप्सिंग तक ले हमको पॉइंट्स याद रखना है। फिर ग्राम नेगेटिव क्या होता है, ग्राम पॉजिटिव क्या होता है, इसको थोड़ा हमको बताना होगा। तो बोर्ड यूज़ होगा, बट बोर्ड यूज़ नहीं, और आप लोग पढ़े होंगे तो अच्छे से ग्राम पॉजिटिव क्या होता है, ग्राम नेगेटिव क्या होता है, समझे भी होंगे, ठीक है। तो हम उतना अंदर नहीं जाएंगे डेप्थ में, हम एक लाइन बतला दिए कि ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव आपसे पूछे जा सकते हैं। फिर यहाँ पर बोला गया ग्लाइकोक्लेयर डिफरेंस कंपोजिशन ऑफ थिकनेस अमंग द डिफरेंट बैक्टीरिया। इट कुड बी लूज सीथ, जो लूज सेथ होगा जिसको स्लाइम लेयर बोलेंगे, और वाइल इट इज जिसमें थिक होगा मतलब मोटा होगा, टॉफ होगा, कैप्सूल जैसा। सेल वाल डिटरमाइन करेगा शेप एंड सेल प्रोवाइड द स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर सपोर्ट, तो उस किस लिए होगा, तो बस्टिंग और कोलैप्सिंग के लिए, ठीक है। The plasma membrane is selectively semi-permeable in nature and interacts with the outside wall. This membrane is similar structurally to that of the eukaryotes. A special membranous structure is the mesosome, which is formed by the extension of the plasma membrane into the cell. These extensions are in the form of vesicles, tubules, and lamella. They help in cell wall formation of DNA replication and distribution of the daughter cell. ठीक है, तो DNA replication and डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डॉटर सेल, दी ऑल्सो हेल्प इन द रेस्पिरेशन सेक्रेशन प्रोसेस। तो ये कहाँ पे हेल्प करते हैं, तो रेस्पिरेशन में, सेक्रेशन प्रोसेस में, इन टू इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सरफेस एरिया ज़्यादा लेने के लिए, एंड इंजाइमेटिक कंटेंट इन सम प्रोकैरियोटिक लाइक साइनोबैक्टीरिया देयर आर अदर मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन इनटू द साइटोप्लाज्म कॉल्ड क्रोमेटोफोर्स विच कंटेन पिगमेंट। क्रोमेटोफोर्स क्या होता है, तो जिसके पास पिगमेंट होता है। बैक्टीरियल सेल में भी मोटाइल और नॉन मोटाइल। बैक्टीरियल सेल जो होता है मोटाइल भी होता है और नॉन मोटाइल होता है। इन मोटाइल दे हैव थिन फाइलामेंटस एक्सटेंशन फ्रॉम देयर सेल वॉल कॉल्ड फ्लैजिला। अगर मोटाइल होगा तो उसका फाइलामेंटस कैसा होगा, पतला होगा, और सेल वॉल को हम लोग क्या बोलेंगे, फ्लैजिला बोलेंगे। बैक्टीरिया शो ए रेंज इन द नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ फ्लैजिला। बैक्टीरियल फ्लैजिलम इज कंपोज्ड ऑफ 3 पार्ट्स।
फिलामेंट, हुक, बेसल बॉडी। बैक्टीरिया फ्लैजेलम को हम लोग किस पार्ट्स में बांटे हैं? तो 3 पार्ट में बांटे हैं। क्या क्या? तो फिलामेंट, हुक एंड बेसल बॉडी। द फिलामेंट इज द लॉन्गेस्ट पोर्शन एंड एक्सटेंड्स फ्रॉम द सेल surface to the outside. Besides, flagella, pili and fimbriae are also surface structures of the bacteria but do not play role in motility. ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पे बोला गया फ्लैजिला, पिलाई और फिम्ब्राई जो हैं तो स्ट्रक्चर्स में कोई रोल प्ले नहीं करते हैं। द पिलाई आर इलोंगेटेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स मेड अप ऑफ स्पेशल प्रोटीन। अब बोला जाएगा तो पिलाई किससे बना होता है? कि स्पेशल प्रोटीन से बना होता है। कैसा होता है? तो इलोंगेटेड ट्यूबुलर होता है। फिम्ब्राई क्या होता है? तो स्मॉल ब्रिसल, ये वाला भी याद रखिएगा, ये वाला। The pili are elongated tubular structures made up of a special protein. The fimbriae are a small basic-like fibers sprouting out of cell. ठीक है। In some bacteria, they are known to help attach the bacteria to rocks, stems in also the host tissue. अब देखिए, अब हमको पढ़ना है 8.4 का पार्ट 2। ठीक है। तो हमारा लगभग लेक्चर थोड़ा बड़ा हो जाएगा। ठीक है। हम लोग छोटा छोटा बनाएंगे तो अच्छा रहेगा। अगले पार्ट्स में हम लोग देखेंगे राइबोसोम एंड इंक्लूजन बॉडी। ठीक है। पहले देखते हैं कि हमारे पास कितना पेजेस हैं और कितना पॉइंट्स को हमको पढ़ना है। ठीक है। जैसे 8.42 में राइबोसोम एंड इंक्लूजन बॉडीज़ हैं, यूकैरियोटिक सेल्स हैं जो नेक्स्ट पार्ट में क्लियर हो जाएगा। फिर सेल मेम्ब्रेन है, मतलब कि ऑर्गेनल्स के बारे में तो हमको पढ़ना ही होगा। तो सेल वाल है, ये छोटा छोटा यूनिट्स हैं जिसको हम लोग पहले से भी जानते हैं। ठीक है। देखिए, हम लोग तो इसमें किताब से तो पढ़ेंगे ही, साथ साथ आपको बतला दें कि हम लोग, कंग्रेचुलेसन भाई साहब, अगले पार्ट्स में हो सकता है कि हम लोग का किताब का ये जो पार्ट्स है ख़त्म हो जाए, क्योंकि ज़्यादा कुछ दिया हुआ नहीं है। ठीक है। अगले पार्ट्स में हम सोचेंगे कि आपको पूरा ख़त्म कर दे। देखिए, चलिए हम लोग इस पार्ट्स में राइबोसोम एंड इंक्लूजन बॉडीज़ को भी पढ़ लेते हैं। छोटा सा यूनिट है, छोटा सा समराइज है। ठीक है। क्योंकि हम लोग अगले में यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इन प्रोकैरियोटिक्स राइबोसोम आर एसोसिएटेड विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द सेल। प्रोकैरियोटिक्स में राइबोसोम होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से एसोसिएटेड होता है। दे आर अबाउट 15 नैनोमीटर टू 20 नैनोमीटर इन साइज। अब पूछा जा सकता है व्हाट आर द साइज ऑफ राइबोसोम इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो 15 नैनोमीटर टू 20 नैनोमीटर इन साइज ऑफ द टू सब यूनिट्स 50s to 30s। याद रखिएगा। देखिए, मैथ तो सब कोई बनाते हैं, केमिस्ट्री में भी मैथ होता है, फिजिक्स में भी मैथ होता है, मैथ ही होता है। लेकिन बायोलॉजी का मैथ सिर्फ बायोलॉजी वाले ही समझते हैं कि कैसे मैथ्स बनाते हैं। जैसे कि यहाँ पर 50s + 30s लिखा है, तो एस का मतलब राइबोसोम। तो 50s और 30s को जब हम लोग सम करते हैं तो 70s करते हैं। जैसे लिखा भी हुआ है यहाँ पे, दे आर अबाउट 50 नैनोमीटर बाई 20 नैनोमीटर इन साइज आर मेड ऑफ 2 सब यूनिट्स। 2 सब यूनिट में बंटवारा हुए रहते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं 50s एंड 30s यूनिट्स, विच व्हेन प्रेजेंट टुगेदर फॉर्म 70s प्रोकैरियोटिक राइबोसोम। राइबोसोम आर द साइट्स ऑफ प्रोटीन साइंथेसिस। तो साइंथेसिस ऑफ प्रोटीन कौन होता है? तो राइबोसोम होता है। सेवरल राइबोसोम में अटैच टू अ सिंगल mRNA एंड फॉर्म अ चेन कॉल्ड पोलीराइबोसोम एंड पोलीसोम। अब जैसे कि पूरा राइबोसोम है, मतलब कि राइबोसोम का एक चेन बनता है। ठीक है। मतलब चेन यहाँ पर बनेंगे राइबोसोम और फिर प्रोटीन का होगा। तो जब चेन जुड़ जाते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं? तो पोलीराइबोसोम। पोली का मतलब होता है मेनी। ठीक है। जैसे हम लोग बोलते हैं मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्रिनोमियल, मल्टीनोमियल, पोलिनोमियल। मल्टीनोमियल तो बाइनोमियल से ज़्यादा ही होता है, बट पोलिनोमियल मतलब ट्रिनोमियल से भी ज़्यादा, 4 से ऊपर होता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं पोलिनोमियल। ठीक है। तो पोलीराइबोसोम मतलब बहुत सारे, पोलीजोम। अब यहाँ पर पोलीराइबोसोम के बदले में जोम लगा दिए बस। द राइबोसोम ऑफ पोलीजोम ट्रांसलेट द mRNA इनटू प्रोटीन्स। अब mRNA जो है इसको कन्वर्ट कर देता है, ट्रांसलेट कर देता है, तो किस में? प्रोटीन्स में। इंक्लूजन बॉडी, रिजोम मेटेरियल। अब ये वाला पॉइंट्स को याद रखिएगा, पहले बतला देते हैं। पोलीजोम और राइबोसोम क्या होता है? पोलीजोम किसको बोलते हैं? ठीक है। द राइबोसोम ऑफ अ पोलीजोम ट्रांसलेट द mRNA इनटू प्रोटीन्स। तो पोलीजोम को ट्रांसलेट करते हैं mRNA प्रोटीन्स में। रिजॉर्ब मटेरियल इन द प्रोकैरियोटिक सेल्स आर स्टोर्ड इन द साइटोप्लाज्म। इंक्लूजन बॉडी, रिजॉर्ब मटेरियल्स प्रोकैरियोटिक सेल में कहाँ स्टोर होता है? साइटोप्लाज्म, इन द फॉर्म ऑफ इंक्लूजन बॉडीज में।
दीज आर नॉट बाउंडेड बाई एनी मेम्ब्रेन सिस्टम, लाइफ फ्री इन द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में कैसे होता है? फ्रीली होता है। फोस्फेट ग्रेन्यूल्स, साइनोफिशियन granules and glycogen granules. Gas vacuoles are found in blue, green and purple and green photosynthetic bacteria. तो हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। अब यूकैरियोटिक सेल हम लोग अगले पार्ट्स में जानेंगे। यूकैरियोटिक सेल्स, देन सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, राइबोसोम अगले चैप्टर में कंप्लीट हो जाएगा। हमको एक एक लाइन पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम लोग इस सभी ऑर्गेनल्स के बारे में अच्छी तरह से जानते हैं और होपफुली आप भी जानते हैं। तो आपसे भी रिक्वेस्ट होगा कि आप भी घर पे पढ़ें और इस किताब को मतलब अच्छे से आप भी पढ़ कर आइएगा और हम भी पढ़ेंगे। एक साथ मिलकर पढ़ने से फ़ायदा ही फ़ायदा है, ठीक है। थोड़ा सा पापा का नेट लगेगा, मतलब कि पापा के पैसे का, और हमारा नेट लगेगा, लेकिन हम लोग का पढ़ाई होकर रहेगा, ठीक है। तो धन्यवाद हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। फिर मिलते हैं हम अगले वीडियोज़ में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे एट होम।